करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी और सभी को। आपकी तो इवनिंग होगी, गुड इवनिंग। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। एक सेकंड। हाँ जी, अब आई ठीक? मेरे यहाँ तो ठीक है। आपकी हाँ आवाज? डॉक्टर साहब था इसमें स्टैंड में लगाना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब राम राम। हाँ जी, राम राम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। और डॉक्टर साहब कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया हैं। आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो अमेरिका में मामला चला हुआ है डिपोर्ट का, बड़ा जी मामला है और डर का माहौल भी बने हुए हैं। जो भी अपने भारत के लोग अमेरिका गए हुए हैं, जी। तो क्या मामला है डॉक्टर साहब? किन लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं? उन लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बात जी बताऊंगा। उन लोगों को डिपोर्ट करें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जी नहीं है का मतलब है कि जिनके पास एलियन नंबर नहीं है। जी और एलियन नंबर उन लोगों के पास नहीं होता जिन्होंने अपना कभी असाइलम केस लगाया ही नहीं। जी इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लिया कोई भाई टूरिस्ट वीजा पे आया है जी और आके उसको 6 महीने की परमिशन मिली थी वहां रहने की, और वो 6 की बजाय उसको 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया। जी और कई बार ये होता है कि जब आप यहाँ एंटर करते हो उसके 1 साल के अंदर अंदर आप असाइलम केस लगा सकते हो। जी और वो 1 साल होने को है या किसी को 4 महीने 5 महीने हो, लेकिन वो वेट करा 1 साल में अभी समय है तो लगा जी लेंगे, कोई नहीं, कौन सी जल्दी है। वो अगर पकड़े गए क्योंकि उनका कोई केस नहीं लगाया हुआ है, तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। वो पकड़े गए तो डेफिनेटली, अगर कोई ऐसा है केस की भाई अगर असाइलम की रियली उसको जरूरत है, तो वो तुरंत प्रभाव से अपने वकील से बात करके अपना केस डाल दें डॉक्टर साहब जो ताकि उनका टूरिस्ट बचाव वीजा। हो। और जो स्टडी वीजा पे मान लिया कोई आया हुआ है और उसने भी पढ़ाई छोड़ के असाइलम लगा दी और उसका भी केस अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी सोच ही रहा है केस लगाने की, वो पकड़ा गया तो उसको भी 200% प्रॉब्लम आएगी। कोई भी व्यक्ति चाहे केस भी लगा हुआ हो, अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की या कानून तोड़ा किसी ने भी, चाहे उसका ग्रीन कार्ड भी हो, अगर लॉ अगर तोड़ा तो डिपोर्टेशन उनकी भी हो सकती है। एक वो लोग डिपोर्ट हो सकते हैं जो अभी कैंप्स में हैं, डिटेंशन सेंटर में हैं, जो अभी अभी बॉर्डर पार करके आए थे, महीना 2 महीने पहले जेलों में पड़े हैं और उनका असाइलम केस शुरू नहीं हुआ है। तो उनको वहीं की वहीं मतलब उनकी कार्रवाई की जा सकती है कि उनको अगर लगे कि या इस बात पे जो ये कह रहा है इसकी कहानी पे हमें भरोसा नहीं, तो उसको वहीं से उसको डिपोर्टेशन उस पर लगा के उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर जेन्युइन स्टोरी लगे किसी की और वो जेल में है, अभी अभी आया है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसकी जेन्युइन स्टोरी होने के बावजूद उसके पास सारे प्रूफ हो, तथ्य हो, तो उसकी सुनवाई भी होगी। ऐसा नहीं है कि असाइलम केस लगाना ही यहाँ बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। वो स्ट्रिक्ट है मामला कि भाई इसकी पूरी अच्छे से जांच पड़ताल हो, रिव्यू हो अच्छे से, क्योंकि असाइलम तो हर कंट्री में होता है, पूरे वर्ल्ड में। तो डॉक्टर इसलिए लेकिन बॉर्डर के अंदर से अब कोई आ नहीं सकता, उसको पूरी तरीके से सील किया गया है। तो ये है मेन बात कि किन को डिपोर्ट किया जा रहा है। जिनके पास सारे कागज पत्र हैं, मान लिया ड्राइवर लाइसेंस है, उसके पास एलियन नंबर है, वर्क ऑथराइजेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन किसी न किसी जुर्म में पकड़ा गया, किसी ने किसी केस में पकड़ा गया या कोई कानून का उल्लंघन कर दिया। उसका सबसे मेन कॉमन कानून का उल्लंघन मैं कहूंगा शराब पी के गाड़ी चलाना। अगर शराब पी के गाड़ी चलाई तो डेफिनेटली अगर पकड़ा गया तो फिर पक्की उसका मतलब अपने हरियाणा में कहते हैं ना, उसका तागा कर देना। ये बेशक बिल्कुल उनका तागा कर देंगे और भेज देंगे। कोई और हुआ एक नया जो एक्ट इन्होंने बनाया था, लेकिन राइली एक्ट, उसके तहत भी अगर कोई चोरी भी करता पकड़ा गया या कोई रोबरी का अटेम्प्ट हुआ, कुछ ऐसा हुआ, अभी कई शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं पैसे कमाने के और जल्दी से अमीर होने के, और उस ऐसे में
कोई गलत काम कर दे, कोई फ्रॉड कर दे, तो ऐसे में उन लोगों के, चाहे वो ग्रीन कार्ड भी हो, उस दिशा में भी उनको बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये है। अदरवाइज जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास ए नंबर है, वो लोग जिनके पास ए नंबर है और एलियन नंबर जिसको कहते हैं, लेकिन वर्क परमिट नहीं आया है, तो उनको अभी काम पे नहीं जाना चाहिए। जिसके पास परमिशन काम की है, अपने कागज पास रखें और बिल्कुल खुले दिल से काम करें, कोई रोकने वाला नहीं है। और ये एक भाई कोई लिख रहा है कि ड्रग्स वाला भी है, आशीष भाई, कोई अमेरिका में ही शायद। ये भी बात पक्की है, अगर कोई ड्रग्स माफिया के साथ जुड़ा हुआ है जी और कोई ड्रग्स का खुद का काम कर रहा है या कोई ड्रग्स को बढ़ावा दे रहा है, इस तरीके से कोई अगर करता पाया गया, उसको भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो ग्रीन कार्ड भी क्यों ना हो। डॉक्टर तो साहब, ये है। क्रिमिनल की बात आई है, कौन कौन से क्राइम इसमें इन्वॉल्व है? क्राइम तो एक तो आपने शराब का कोई भी बताया है जो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति ही क्रिमिनल है। उसमें हर तरह के क्राइम है, कोई मर्डर है, रेप है, चोरी है, डकैती है, इस तरह की चीजें हैं, या ह्यूमन स्मगलिंग का है, ये सब चीजें हैं, वेश्यावृत्ति है, ये सब चीजें हैं उसके अंदर शामिल। और इवन चोरी का भी, जब मैं कह रहा हूं कि चोरी भी अगर किसी ने की तो वो भी उस एक्ट के अंदर है, तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। मतलब कानून कोई भी तोड़ा जाए तो उसको फिर बख्शा नहीं जाएगा। पहले थोड़ा सा ऐसा नहीं था, क्योंकि ये एक्ट को पहले भी पास करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हुआ नहीं था। पिछले साल भी इसकी कोशिश हुई थी, लेकिन पास नहीं हुआ था। तो ये अब पास हुआ है। और इस एक्ट के, हाँ जी, जो कैंप में है वो सिर्फ डोंकी वाले हैं या फिर जो ग्रीन कार्ड है वो भी हैं? नहीं, कैंप में ग्रीन कार्ड वाले नहीं है, तो वो जो बॉर्डर पार करके आते हैं, उनको पहले उधर डिटेंशन सेंटर में ही रखते हैं। वहां से आगे चल के फिर वो अपना, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वहाँ, उनका जो इमिग्रेशन है उसमें उनका इंटरव्यू होता है, आईस उनका इंटरव्यू करती है कि भाई किस तरीके से आप जो इंटरव्यू, उनकी बातें होती हैं, भाई क्यों आए आप, क्या मसला था, वहाँ क्या बात हुई थी। फिर वो अपनी बात बताते हैं, जी मेरी जान को खतरा था, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अगर उन पे सवाल जवाब करते हैं, वो उसको कहते हैं क्रेडिबल फियर इंटरव्यू। कि आपका जो डर है, जहां से आप आए हो, आपकी जान का जो खतरा आप बता रहे हो, अगर वो डर क्रेडिबल है, जिसपे विश्वास किया जा सकता है, अगर क्रेडिबल फियर इंटरव्यू आपका पास हुआ, तो वो आपको रिलीज कर देते, छोड़ देते, जी जाओ, आपका स्वागत है, हम आपकी रक्षा करेंगे यहाँ। और उसके बाद ही आप बाहर जाके अपना असाइलम का केस लगाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डोंकी से गए हैं, उनका अभी केस पास हो गया, उनको कोई खतरा नहीं है या उनको भी खतरा ना, है? उनको कोई खतरा नहीं। उनको खतरा तभी होगा अगर कोई कानून तोड़ेंगे। और कानून, लेकिन अभी डर का माहौल बनेगा डॉक्टर साहब है। वो डर का माहौल इसलिए बना हुआ है क्योंकि जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, या जिनको भाई मान लिया आपने मेरे को कोई बात कह दी, मैंने सुन ली, उसको तथ्यों को मैंने ना जांचा, ना परखा, ना वेरीफाई किया, और वही चीज को लेके मैं आगे लाइव आ गया, और मेरे को देख के फिर कोई और लाइव आ गया। ऐसे सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके और अपनी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और डर का माहौल पैदा हो रहा है। और यहाँ बैठ के जो डर पैदा होता है, उसके बाद फिर इंडिया में माँ बाप और गांव के लोग जो हमारे वहां बैठे हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार, फिर वो तनाव में आते हैं। और ऐसे में मैं एक और बता दूं, ये धरपकड़ शायद इतना नुकसान ना करे जितना तनाव नुकसान कर जाएगा। ये तनाव में अगर कोई ऐसा हादसा हो गया ना, मतलब कि भाई मारे गए, भाई अब तो कुछ नहीं बचा, ऐसे विचार आते हैं ऐसी चीजों में। और उन विचारों के चलते कोई भाई ज्यादा शराब पीने लग जाए कि मैं तो गया, है ना, एक एक्सीडेंट हो जाए भाई, दिमाग में 24 घंटे अगर प्रेशर है, कहीं कुछ पकड़ ना ले, कहीं कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और वो प्रेशर के चलते दिमाग का पत्ता हिल जाए किसी का, भाई 50 लाख रुपए, उसको ये ऐसी चीजें नजर आती हैं। बैठा बैठा आदमी ये सोचता है कि यार
अगर पकड़ लिया, वापस चला गया, 50 लाख रुपए कहाँ से देंगे? मेरे पास तो किला एक था, वो भी बेच दिया, क्या होगा? क्या जवाब दूंगा? भाई सारी दुनिया काम कराई, तू वापस आ गया। ऐसे ऐसे विचार मन में आते हैं, नेगेटिव विचार। डॉक्टर साहब, जबकि जो लोग वहां जा रहे हैं उनको तो प्रेशर है, लेकिन जो परिवार यहाँ पर वो भी दुखी है कि जमीन थी वो बेच दी, 40-50 लाख का कर्ज उठाया है, उनके ऊपर ही प्रेशर, वो आज दुखी हैं। और जो 18,000 की लिस्ट बन रही है उनको डर है कि ये सभी डिपोर्ट होंगे। जो 18,000 की लिस्ट बनी डॉक्टर साहब है, हाँ, उनका क्या रहने वाला, कोई चांस है या सब डिपोर्ट होंगे? नहीं, 18,000 तो डिपोर्टेशन वाले वो तो क्लियर हैं। वो तो उन्होंने, भाई 7,25,000 में से 18,000 हैं, 2.5% हैं। और दूसरी कंट्रीज के तो लाखों में है। भाई हमारे तो 7,25,000 टोटल है कि भाई इनके केस चल रहे हैं, और उनमें वो से भी 18,000 ये हमने। इलीगल है डॉक्टर साहब, जो 7,25,000 है 7,25,000 इलीगल एंट्री से जो लोग इलीगल आए है। हैं। हाँ, जी जिनमें से कईयों के केस चल रहे हैं। भाई वर्क परमिट आया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी आया हुआ है, किसी का एलियन नंबर आया हुआ है, ये सब आए हुए हैं। जी और इन्हीं में से जिनकी केसों की सुनवाई होगी, जी और केस सुनने के बाद जज ने कह दिया कि भाई मुझे नहीं लगता आपकी कहानी में कोई दम है, और आपका केस जेन्युइन मुझे नहीं लग रहा है, आप सारे सबूत नहीं दे पाए इससे संबंधित, और उन्होंने केस को फेल कर दिया, उनकी डिपोर्टेशन लगा दी। और वो डिपोर्टेशन ये ट्रम्प के आने के बाद नहीं लगी है, ये पहले से लगी हुई थी। तो पहले से लगी हुई थी, और इसके चलते अब जिनको डिपोर्टेशन लगी हुई थी, कायदे से तो उनको डिपोर्टेशन लगने के बाद तुरंत प्रभाव से देश छोड़ना चाहिए जी था। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, ये सोच के भाई जब तक पड़े हैं, जब तक कोई नहीं पकड़ता जी तो बैठे रहो, पैसे कमाते रहो, काम कुम करते रहो, जहां मिलता है करते रहो, अपना इलीगल कर लो, चाहे भाई पैसे पूरे हो जाएं या जो भी है, कुछ 2 पैसे मिले हैं। पहले वो धरपकड़ इतनी तेज नहीं थी, ढूंढ नहीं रहे थे, मतलब वैसे मिल गया, कोई पकड़ा गया चांस बाय चांस, तो किसी ने शिकायत लगा दी तो अलग बात थी, अदरवाइज फिर वो घूमता रहता था। अच्छा अब डॉक्टर धरपकड़ है। साहब, हाँ जी, अब ढूंढ जो रहे अभी हैं डिपोर्ट, उनको, जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं जी और गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, जो यहाँ मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, इन कंट्री से आए हुए हैं, ढूंढ उनको रहे हैं। उसके चक्कर में हमारे वाले भी अगर पकड़े गए, और जिसपे डिपोर्टेशन पहले लगी हुई थी, काम करते हुए पकड़ा गया, तो फिर उसको डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि तो ऑलरेडी डिपोर्टेशन उस पर लगी हुई है। तो डॉक्टर ये तो अपराधी किस्म के पकड़ रहे, तो उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उसमें हमको अपराधी थोड़ा ही है, असाइलम शरणार्थी हैं यार, शरण मांग रहे हैं कि हमें खतरा, हमारे देश में या हमारे जान को खतरा है किसी कारण से, हमारे जान के पीछे कोई वहां पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम शरण लेने आए हैं। और वो कह रहे हैं आप जो बात कह रहे हो उसका कोई पुख्ता सबूत दे दो। आपने उनको कन्विंस कर दिया तो वो आपको शरण दे देते हैं, आपका ग्रीन कार्ड पास कर देते हैं, यही तो बात है। जी अब ऐसे में जब उन्होंने आपको काम करने की परमिशन दे दी, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दिया, जी अगर सब कोई बाहर खदेड़ना है तो उनके सबके वर्क परमिट कैंसिल कर दें आज रात ही, 1 मिनट में, चाहे कोई भी आया, हम नहीं देते भाई किसी को शरण। ऐसे में तो फिर यूक्रेन की दुनिया आई हुई है, लाखों में लोग यूक्रेन से आए हुए हैं, जो और देश थे जिनकी कोई समस्या चल रही थी, ऐसे देशों से लाखों लोग आए हुए हैं शरणार्थी बन के। तो शरणार्थियों का जो सिलसिला है या जी असाइलम का जो सिस्टम है इस देश में, वो थोड़ा खत्म होना है, जी वो नहीं खत्म। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं इस बात से कि आप बॉर्डर की तरफ बढ़ लो ना। इलीगल एंट्री के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं, पहले भी था, आज भी हूं। और मेरा हमेशा ये रहा है कि जब कोई देश आपने सेटल होना है, आपने बढ़िया तरीके से काम करना है, जब ये देश आपको सही रास्ते से आने के लिए कभी रोकता नहीं, जी उन केसों को ये कभी टोकता नहीं है, आपके खुले हाथों से दोनों हाथ आगे बढ़ा के आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, और आपको वीजा देता है, तो आप इस रास्ते से आते ही क्यों हो। और खास तौर पे मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूँ जो बच्चे पढ़े लिखे हैं। दुख होता है इस बात का कि वो पढ़े लिखे हैं, +2 पास कर ली है, बीए पास कर ली है, कोई बीए 2 साल कर लिए थे, तीसरा साल आधम छोड़ के भाग गया। बिल्कुल अब ऐसे लोगों पे तो तरस आता है, क्या तुम पढ़े लिखे कहाँ थे? तुमने तो कागज, डिग्री जो थी वो कागज बना दिए। जी
पढ़ा लिखा व्यक्ति का मतलब है शिक्षित होना, शिक्षा जाए, हाँ, ब्रेन के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए और उस अवेयरनेस के चलते ये सारी चीजें होनी चाहिए कि उसको ये पता हो राइट और रॉन्ग रास्ता क्या है। राइट रास्ता होगा, मैं बताऊं हमारे पास जैसे ये 450 के करीब अब तो हो गए हैं लोग जो अमेरिका में आए वीजा के लिए। अब ये जो सारे बच्चे, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते थे कि जी हमने तो अपना पासपोर्ट किसी डोंकी वाले को पकड़ा दिया था कि भाई ये ले, और पैसे की हम तैयारी कर रहे हैं, वो पासपोर्ट वापस उठा के लाए हैं जी हमारी वीडियो देख के। तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि सही रास्ते से आप जाओ। अब जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं वो खुल के चौड़ी छाती करके घूम रहे हैं, कर रहे हैं अपना, और जो काम भी कर रहे हैं वो काम करने की परमिशन भी है उनको यूनिवर्सिटी से मिली हुई है, उनको कोई रोक टोक थोड़ा ही है, खुल के काम कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी थी और पढ़ाई छोड़ के साइल में, अब उनके फोन आ रहे हैं सर हम दोबारा एडमिशन ले लें जी। मैंने कहा ना भाई थारी ये थोड़ा चलेगी भाई, अब दोबारा लगा, वो दोबारा स्टूडेंट बन भी जाए जी और स्टेटस असाइलम का उनका लगा हुआ है, अब दोबारा से स्टूडेंट वीजा पे थोड़ा आएंगे वो, और ना वो दोबारा भारत आ सकते। और उनका स्टूडेंट्स का और जो टूरिस्ट वीजा पे आए हुए लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उनको खुद को भी, जो मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको भी पता है, उनके साल 8-8 10-10 साल हो गए, 5-5 साल भी हो गए हैं, उनके केस की कोई सुनवाई नहीं है। करते रहो काम, घूमते रहो, लेकिन केसों की सुनवाई नहीं है, क्योंकि उस बात पे ट्रस्ट नहीं करते जो आप कह रहे हो। वो कह रहे आप तो घूमने आए थे यहाँ। डॉक्टर जी साहब, जो पढ़ाई करने के लिए बच्चे आए उनको काम साथ में मिल जाता है जब पढ़ाई करते हैं? परमिशन है उनको 20 घंटे काम करने की, लेकिन एक आध भाई को ये सोचे कि भाई मैं तो फुल टाइम काम कर लूं, फिर उनको एक सीपीटी होती है, वो सीपीटी की अप्रूवल ले ले अगर वो अपने डिपार्टमेंट से, फिर वो फुल टाइम भी कर सकता है। और मिल वैसे जाती है भी सर? एक सेमेस्टर खत्म करने के बाद तो आपको कैंपस से बाहर करने की भी फुल टाइम काम की परमिशन ही होती है। क्लास लगती है 8 महीने, तो क्लास लगती है सारी, तो बच्चे कर रहे हैं और बढ़िया अपना लिविंग है और सब चीजें वो बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिला हुआ है। जो यूनिवर्सिटी में काम करने की आपको 20 घंटे की परमिशन है, तो आपको सोशल सिक्योरिटी भी तो मिला हुआ है। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता जी, सोशल मिल गया जी। अरे सोशल सिक्योरिटी मिलने का ये मतलब नहीं कि तुम बाहर किसी भी जॉब में चले जाओगे, काम कर लोगे, ऐसा नहीं है उसको। और ये सारी बातें जो भी स्टूडेंट वीजा पे, खास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स, हम तो एक एक स्टूडेंट को इंटरव्यू की तैयारी के दौरान ये सारी उनके ओरिएंटेशन करते हैं, तुम्हारे अधिकार क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे तुम्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, कैसे तुम्हें वर्क परमिट मिल सकता है, कैसे तुम जॉब कर सकते हो। इवन अमेरिका, इंडिया से जब अमेरिका आना होता बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनका वीजा लग गया और महीने बाद उन्होंने आना है, कईयों के 2 महीने पहले वीजा लग गया, और फिर उन्होंने अमेरिका अगर आना है तो वो तो वहां बैठे बैठे भी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन इस बात की जागरूकता चाहिए, कैसे, ये कोचिंग हम देते हैं, ये सलाह हम देते हैं, ये बात उनको हम बताते हैं कि इंडिया बैठे बैठे भी आप अमेरिका में जॉब ले सकते हो। जैसे ही आप आए, आते ही अपना पासपोर्ट पकड़ाओ और अपनी नौकरी ज्वाइन करो। डॉक्टर इसमें साहब, गलत जो क्या है? जो स्टडी वीजा पे आया है उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली, कोर्स पूरा कर लिया, उसके कितने समय बाद है उनको जो वर्क परमिट मिल जाता है? हैं? क्या? जो बच्चे स्टडी वीजा पे आए डॉक्टर साहब है, हाँ, और उन्होंने अपनी डिग्री कोर्स पूरा कर लिया है, उसके कितने दिन बाद उन्होंने जो वर्क परमिट मिल जाता है? वर्क परमिट तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज डिग्री पूरी हुई तो आपको अपना एम्प्लॉय ढूंढना है। आप कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी वो चाहिए भाई, डिग्री पूरी करने के बाद आपको ओपीटी की अप्रूवल चाहिए। तो ओपीटी के लिए आप भेजते हो सरकार के पास, मेरी डिग्री पूरी होगी और मुझे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हमें अप्रूवल चाहिए। वो ट्रेनिंग की अप्रूवल आ जाती है महीने 1.5 महीने में, कई बार 2 महीने लग जाते हैं। वो अप्रूवल आने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी नौकरी लेनी होती है, और 60 दिन के अंदर अंदर आप अपना रेज्यूमे वगैरह तैयार रखें, अपने
सभी कंपनीज को भेजें, ये मेरी पढ़ाई, अपनी जॉब से रिलेटेड आप कोई भी नौकरी ढूंढ लो। वो आपको नौकरी मिल जाती है, आप आगे भेज दो जी ये मेरे को नौकरी मिली है, बस बात खत्म। वो आपका जो स्टेम कोर्सेज वाले लोग हैं, हमारे 80% बच्चे स्टेम कोर्सेज में हैं, जो आगे चल के उनको 3 साल की परमिशन मिलेगी काम करने की, और 3 साल डॉक्टर की साहब परमिशन के दौरान वही जी एम्प्लॉयर अगर उनका H1B फाइल कर दे तो वो परमानेंट, वो स्टूडेंट वीजा से वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 साल कम से कम उसको काम करने की लीगली परमिशन मिलेगी। आप बाहर जब मर्जी आ सकते हो पूरे प्रोसेस के दौरान। कोई भी बच्चा स्टूडेंट वीजा पे 5 साल का लगा हुआ है, जब मर्जी वापस आ जा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल आसान रास्ता बताया, लेकिन फिर भी डोंकी का रास्ता क्यों ढूंढ रहे हैं? डोंकी का रास्ता आसान है या फिर लोगों की मजबूरी है? आसान कैसे हुआ? 50 लाख रुपए दे के जाओ, रास्ते में जंगलों के धक्के खाओ, समुद्र की किश्तियों में मरने का खतरा रहता है, सांप लड़ने का खतरा रहता है, बिल्कुल जी, बीमार अब रास्ते में हो जाओ तो डोंकर मार, जान से मार देने का खतरा रहता है, और बहुत से लोग मरे भी हैं। बिल्कुल जितने जी, लोग आए हैं उन रास्तों से, मेरी बहुत चर्चाएं खुल के हुई उनके साथ। रणबीर भाई साहब आए हुए थे यहाँ अमेरिका, इनको भी मिलवाया था। बिल्कुल बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी रास्ते में हमने कंकाल पड़े देखे, भाई जंगलों में कंकाल पड़े देखे, उनके ऊपर से पैर रख के गए हैं लोग, साइड में पड़े हैं, किसी का बैग पड़ा है, किसी के कपड़े पड़े हैं जो लेके चले थे लोग और साथ लेके नहीं चल पाए, जंगलों में ये सब पड़े हैं। एक बच्चा था पंजाब का, मेरे को याद आ गई बात, जी, जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में कोई ऊपर से कहता भाई हेलीकॉप्टर वगैरह आ गया था, आर्मी का क्या जी, पुलिस का, तो वो हम सब ने कहा कि बैठ जाओ, और लेट गए सारे सारे। वो कहता जी इतने थके हुए थे, यूं लेटते ही आंखें बंद होगी, और जैसे यूं हाथ करके लेटता ना आदमी, जी, बोला जी पता नहीं कैसे कीड़े थे पेड़ हम्म, के ऊपर, वो हम्म, एक इतना गुच्छा सा यहाँ आ गिरा, हम्म, यूं करके सो रहा था। जी, बोला जी जितने मैंने उतारे ना, इतना तो इतना बड़ा सर्कल चक बना दिया उन्होंने, इतना इतना बड़ा एरिया खा गए वो जहरीले कीड़े, थे, जहरीले थे, इतना वो हो गया। और मैंने तो यूं उतार उतार के फेंके हैं, और मेरे हाथ में एक वो बनियान बनियान मैंने पहन रखी थी, मैंने वो भी उतार के यहाँ लगाई है, खूनम खून में वहां से यूं निकला हूं। कहता 1 साल से ऊपर का समय हो गया, मेरे आज भी दर्द है यहाँ पे, और वो घाव भरे नहीं है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस। दूसरा मैं आपको बताऊं आपने बड़ा मेरे तार छेड़ दिए इस बात को लेके। जी, जो लोग डोंकी के रास्ते से आए, बहुत लोग ऐसे भी थे जो या तो बॉर्डर के उस पार या इस तरफ आने के बाद जी, वो घायल हुए, बेहोश हुए, हॉस्पिटलों में भेज दिया गया डॉक्टर्स को के पास, और जी, जो फिर यार इंटरनेशनल के पास आए, जी, उनके पेरेंट्स आए, या किसी ने कहा कि जो वहां पे एक भारतीय जेल उसमें पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, जी, मौत के साथ जूझ रहा है। जब हम पहुंचे वहां उन बच्चों के पास, तो डॉक्टर्स ये सवाल पूछते हैं, आपको पता इसके साथ क्या हुआ? हम कहते हैं नहीं पता जी, क्या हुआ है? आपको पता ये बेहोश मैक्सिको में ही हो लिया था या अमेरिका में आके हुआ है? आपको, मतलब वो इसलिए पूछते हैं। मैंने एक बार पूछा एक डॉक्टर से, मैंने कहा जी ये सवाल आप क्यों पूछते हो, क्या रीजन है, आप इस पे क्यों नहीं जाते कि अंदर कौन सा ऑर्गन फेल हो चुका है? जी, और कहते हैं हमें रीजन ये चाहिए कि ये कौन से कंट्री में इसके साथ ये घटना, शरीर खराब होना शुरू हुआ था। ये भाई ग्वाटेमाला में दिक्कत आनी शुरू हुई थी, दर्द जी, शुरू हुआ था, या मैक्सिको में शुरू हुआ था, जी, या एल साल्वाडोर में शुरू हुआ था, या कोई और किसी देश में शुरू हुआ था, पनामा में शुरू हुआ था। मैंने कहा लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? कहते फर्क इसका ये है कि हर देश की अलग बीमारी है, हर देश का उनका आते हुए पानी अलग है, जी, कौन से जंगलों में किस तरह के कीड़े पाए जाते हैं उससे संबंधित बीमारी अलग है, एलर्जीज अलग हैं। बहुत से भाइयों को जो मेरी बात आपके माध्यम से सुन रहे होंगे, जी, शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत लोगों को जब आते हैं तो स्किन की बीमारी हो जाती है, बहुत जी, दाफड़ से हो गए, लाल लाल दाने हो गए,
वो ये कहते हैं कि कौन से जंगलों में हुआ था, उनको डॉक्टर्स को ये पता, क्योंकि उनके पास लाखों केस हैं इस तरह के, जी हजारों तो लोग तो आते हैं पूरे दुनिया से, तो वो उनको पता। अच्छा, अगर ऐसा है तो उनकी तो रिसर्च चल रही है साथ साथ। बिल्कुल हाँ, जी एक पहले भी 10 लोग आए थे, वो भी ऐसी बीमारी से पीड़ित थे और वो इस जंगलों में हुआ था, तो वो बीमारी आइडेंटिफाई करते हैं कि डायग्नोज करने के लिए इसको ये है, उसको ये दवाई दी थी तो इसको यही दो। तो ये रास्ता आसान कहाँ हुआ, कितने लोग मरे भी हैं इस रास्ते में जो आज तक भी गायब है, माँ बाप अब भी ढूंढ रहे हैं उनको। तो जी ये रास्ता आसान कहाँ हुआ, उधर से कोई घर का प्लॉट, मकान या कोई दुकान या कोई किला बेच के आए हैं, या अंगूठा लगा के आए कहीं कि वे कमा के दे देंगे, बिल्कुल कर्जदार हैं। तो ये रास्ता आसान कहाँ है, आसान रास्ता था आसान रास्ता है कि आप पढ़े लिखे हो, +2 तो मुझे लगता है आज भारत में कोई बचा होगा जो +2 ना कर रहा हो। बिल्कुल जी गांव में भी आप लगा लो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने +2 ना कर रखी हो। और +2 किया हुआ आदमी सिर्फ इस डर में कि अंग्रेजी नहीं आती तो स्टूडेंट वीजा कैसे लगेगा। अंग्रेजी आती नहीं और अंग्रेजों के देश में ही घुस रहे हो आप डोंकी के रास्ते से, तो भाई पढ़ाई छोड़ो, आपको नौकरी कौन देगा अगर अंग्रेजी नहीं आती। तो ये बात भी समझने की है। अगर आप भाई अंग्रेजी के डर से पढ़ाई के रास्ते नहीं जाना चाहते और डोंकी के बिल्कुल रास्ते से जाना चाह रहे हो कि पढ़ाई नहीं होती, तो फिर इस देश में आके अंग्रेजी बिना बोले काम कैसे चलेगा, ये तो समझाए कोई। यहाँ की भी अगर अंग्रेजी सीखनी है और अंग्रेजी बोले बिना काम नहीं चलता, तो फिर इंडिया में सीख लो यार, फिर ये जंगल का रास्ता नापने की जरूरत क्या है, और फिर 50 लाख देने की जरूरत क्या है। यहाँ तो 1-1 लाख रुपए में अमेरिका में उतार ही दिए 450 बच्चे, यहाँ आ ही गए वो। 1 लाख रुपए आज बच्चा कोई वहां माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी पे खत्म खराब कर देता है, वहां किसी के जन्मदिन पे 40-40 50-50 हजार रुपए की पार्टियां कर देते हैं लोग, गिफ्ट कर देते हैं। जी तो ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1 लाख रुपए का रिस्क ले सकता है कि भाई इतना तो हम भी कर लेंगे, तो कर लो। और इतने लोगों ने किया ही है, वो पहुंच भी गए। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, 1 लाख रुपए खराब करने आसान, वो ठीक, बजाय के 50 लाख का रिस्क और जान का खतरा भी। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हुआ भी बहुत है भाई, बहुत बिल्कुल लड़कों के साथ ऐसा हुआ है। और ये छोड़ो, आप वहां छोड़ो, जो 50 लाख का प्रेशर और मेरे केस का क्या रहेगा क्या ना रहेगा, और फिर 10-15 साल परिवार से दूर आदमी के अंदर जब ग्रीन कार्ड होता है 15 साल बाद, और घर की शक्ल देखे मुद्दत हो जाती है, सिर्फ वीडियो कॉलों पे ही बात है, जब वो वापस जाता ना अपने देश, तो बोलने का मन नहीं करता उसका, कुछ बचा ही नहीं होता। उनको लगता है यार माँ बाप को मैं छोड़ के गया था, 50 साल के थे, आया ये 70 के मिले, जी इतना वो एनर्जी नहीं रह रही। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि सही रास्ते से आप जाओ। ठीक है, अमेरिका मान लिया आपने, अमेरिका का वीजा नहीं दिया, हमारे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको वीजा नहीं मिला, हमने वो इंग्लैंड भेज दिए, अब वो इंग्लैंड बैठे हैं। भाई आपने अगर पैसे ही कमाने हैं तो ये देश कौन सा है भी माड़ा नहीं, लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा पूरे वर्ल्ड में पहली चॉइस अमेरिका ही होती सबकी, बिल्कुल जी बिल्कुल क्यों, हाथी के पैर में सबका पैर वाली बात है। बिल्कुल जी अब ये बच्चे कई कहने लगे, बोले कि अंकल जी जाना तो अमेरिका है। मैंने कहा जाना अमेरिका तो भाई फिर इन्होंने वीजा दिया नहीं, तो अब क्या करोगे, बोले जी आप बताओ। मैंने कहा तुम फिर जाओ इंग्लैंड पढ़ के आओ। इंग्लैंड पढ़ने चले गए, तो अब उनको ये तो है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट थे, ये पढ़ना ही चाहते थे, इसलिए वीजा लगवा रहे थे, तो इंग्लैंड चले गए। एक गुड़िया थी, बोली कि मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, कनाडा चली जा। वहां जाके 1 साल की पढ़ाई पूरी करके फिर वहां से अमेरिका का वीजा लगवा दिया, बाकी की वहां से करूंगी। और वो लग गया वीजा उसका, वो पहुंच भी गई अमेरिका। उसका ड्रीम अमेरिका था तो वो पहुंच भी गई, लेकिन सही रास्ते से आई, पेशेंस के तरीके से आई। तो ये है मतलब असली रास्ता, और ये देश रोकते नहीं है। पिछले साल और उससे पिछले साल
लगातार 2 सालों से तो भारत 1 नंबर पे, और उससे पिछले कई सालों में हमेशा 2 नंबर पे रहा। जो स्टडी वीजा पे लोगों को इन्होंने वीजाज दिए, सबसे ज्यादा दुनिया में वीजाज भारतीयों को मिल रहे हैं। हर चौथा बच्चा यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट भारतीय है। डॉक्टर साहब आपने ये खुद जब बताया हाँ जी, जो बच्चे इंग्लिश नहीं आती, पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन जो अमेरिका जा रहे हैं, उनके साथ वाले हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको देखा, वो स्टेटस देखा, वीडियो देखा, तो उनका ही मन करा कि मैं भी अमेरिका जाऊं, मैं भी पैसे कमाऊं, मैं भी लग्जरी जिंदगी जीऊं, माँ बाप के सपने पूरे करूं। और एक चाल कमाओ। अपनी डोंकी की भी, जो अपना देसी भाषा में कहते कि भेड़ चाल बन रही है, भेड़ देख रही चाल, सुन रही। भेड़ चाल इसलिए है क्योंकि इस चीज को कोई क्वेश्चन नहीं करता, एक्सेप्ट कर ली हमने, एक्सेप्ट कर ली हमने ये चीज, जी और एक्सेप्ट भी बिना सोचे कर ली, बिना सोचे एक्सेप्ट कर ली ये चीज। इस चीज की प्रॉब्लम है। अगर आप कोई भी व्यक्ति भाई अवेयर हो जाए इस चीज से, जागरूकता फैल जाए इसमें, तो फिर कोई बात रहेगी नहीं। इसी चीज की वजह से कि जब ये लोग 50 लाख दे सकते हैं वहां, इंडिया में कई जो भाई एजेंट हैं जो स्टडी वीजा का भी काम करते हैं जी, इन लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। भाई तुम 50 लाख यहाँ दे रहे हो, और वो कोई गलती से बच्चा आ गया जी, पहले ट्राई कर लूं मैं स्टूडेंट वीजा की, उन्होंने 50 लाख के हिसाब से रेट बढ़ा दिए, 30 लाख कर दिया कि तू वहां 50 दे रहे थे, यहाँ 30 दे दो, 20 तो बच रहे हैं। वो ये नहीं करे 30 लग रहे हैं, वे तेरे 20 बचा दिए, तेरे 20 लाख बचवा रहा हूं मैं, मतलब के 50 लाख का तो रेट फिक्स कर दिया डोंकी के रास्ते से। हाँ। और जब वो स्टूडेंट वीजा के लिए किसी एजेंट के पास गया, वो कहता है कि देख तेरे 20 लाख बचवा रहा हूँ, 20 लाख बचवा रहा है, तू कोई एहसान कर रहा है यार, कमाल कर दिया। और किस बात के 30 लाख रुपए ले रहा है भाई। और इस बात पे तो बहुत चर्चा है, हमने बहुत एजेंट भाइयों की गालियां भी खाई कि क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों इतनी वो कर रहे हो, अब क्यों। लेकिन बात ये नहीं है, हमारी एनजीओ सामने आई और उसके रास्ते से हमने ये अलग जगाने की कोशिश की, और यही कहा कि जो लगता है, और ये परिवार गरीब परिवार है किसी का प्लॉट, किसी की दुकान मकान और किसी की जमीन बिकवाने का काम नहीं किया। इनफैक्ट ये कहा कि जमीन नहीं बेचनी और बिल्कुल कुछ नहीं करना। अगर स्टडी वीजा पे जाके भी आपका अगर अंगूठा लगता है कहीं और कर्जा हो जाता, मान लिया, मैं एक अलग बात करता हूं आज, कि अगर मान लिया स्टडी करते करते, पढ़ाई करते करते आपके ऊपर कर्जा हो गया, तो मेरा ये मानना है, मान लिया भाई 30 लाख रुपए कर्जा हो गया और पढ़ाई पूरी होगी इधर से, आप खुद ये सोच के बताइए, कोई अमेरिका में, कनाडा में, कोई इंग्लैंड में पढ़ के ये डिग्रियां पास करके, और कोई आदमी बाहर विदेशी धरती पे इतना बड़ा एक्सपीरियंस ले आए, और किसी गरीब के घर में वो खूंटी पे अगर वो डिग्री टंगी हो, क्या कोई गांव का सरपंच या कोई उस एरिया का एमएलए एमपी उस गांव में आने से पहले 10 बार ये सोचेगा इस गांव में वो व्यक्ति भी है जो अमेरिका से पढ़ के आए हुए हैं, इनको बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। और वो व्यक्ति अपनी तैयारी करके आएगा उस गांव में, और अगर गलती से वो पढ़ा लिखा बच्चा गांव की पंचायत में बैठा हो या किसी मीटिंग में बैठा हो, और कोई एमएलए मंत्री या मुख्यमंत्री भी उस गांव में आया हुआ हो, वो 4 साल में 3 साल में इतना जागरूक होके आया होता बाहर से, उसको ये पता है क्या चीज पूछनी है, और वो लीडर 1 मिनट में उसको ये देख लेगा ये कौन है भाई, इसके घर चाय पानी पिलाओ मेरे को। उसके घर जब वो जाता है ना और दीवार पे लगता है कि हाँ जी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की डिग्री टंग रही है या किसी और यूनिवर्सिटी की डिग्री टंग रही है, उसके अंदर से यूं होता है कि भाई राजी राजी बोल ले, इसके गले की रख के औखा सवाल पूछ लेगा। ये है इम्पैक्ट। क्या वो व्यक्ति सारी जिंदगी में 30 लाख का कर्ज नहीं उतरेगा क्या? जो इतनी बड़ी डिग्री लेके आएगा वो अमेरिका के, अमेरिका में असल तो ये कर्जा होता ही नहीं। स्टूडेंट्स के जो आए थे बच्चे, उनसे पूछ लो आप, किसी दिन मुलाकात भी करवा दूंगा उन बच्चों को इकट्ठे बुला के। वैसे अभी होली पार्टी होनी है हमारी, और होली पे हमारे जो जितने बच्चे थे आसपास के जो हैं और जो आ सकते होंगे उन सबको इकट्ठा भी करूंगा। हम यहाँ होली दिवाली सब त्योहार मनाएंगे, मनाते भी हैं। इन
बच्चों ने यहाँ पे आके अपनी कारें खरीदी हैं। ये कर्जदार व्यक्ति खरीदता है क्या कार? और घर में मोटरसाइकिल भी नहीं है कईयों के। ये है इम्पैक्ट, यही है सही रास्ता, इस पे जाना चाहिए। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब जो अवधारणा बन रही है कि स्टडी वीजा तो 25 से 30 लाख में लगेगा, डोंकी 40 से 45 लाख में 50 लाख तक लगेगी। जब आपने शुरुआत करी है तो लोग इन कह रहे थे सच में वीजा लगवा देंगे, सच में वीजा लगवा देंगे। क्योंकि जब पहली बार हमने भी जी रणबीर लोहांजिया की वीडियो बनाई थी, इंटरव्यू किया था, और आपने फिर यहाँ यूनिवर्सिटी बुलाई थी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि अपने खेता में अमेरिका की यूनिवर्सिटी आई है। बिल्कुल, इस बार तो एक आई थी, पिछली बार तो हो सकता आगे 4-5 आ जाए इकट्ठी। तो हो रेट क्या सकता देगा है डॉक्टर साहब स्टडी वीजा का आगे भी? लोग इस तरह में आगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, खुशखबरी भी शेयर कर दूं मैं। एक जी। वीजा तो कल ही लगा है, अभी वीजे लगते हैं डॉक्टर साहब? कल ही लगा है एक वीजा, और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, कल ही लगा है एक वीजा। और जिस दिन पासपोर्ट आता है जगह उस दिन दिखा भी देंगे। एक मैंने वीजा इंटरव्यू कल लगा देखा था है। डॉक्टर साहब आपका, मंजीत जी के साथ इंटरव्यू था आपका। हाँ जी, हाँ जी। सुबह ही था जी हमारा तो, आज का यहाँ का हाँ, तो। सुबह ही था आपका तो। जब हाँ मैं उसमें कह रहा था कि हमारा एक बच्चा गया हुआ है अंदर जी एम्बेसी में, और जी शायद थोड़ी देर बाद खुशखबरी आ ही जाए, आपका फोन कटा था और उधर से उसका फोन आया था कि जी वीजा लग गया, बहुत बहुत बधाई। बड़ा हमने तो उसको खुशी मनाई। जी उससे पिछले हफ्ते 2 वीजा लगे। एक बच्चा भी 8 फरवरी को वीजा लगवा के 8 फरवरी को यहाँ पहुंच भी गया ऑलरेडी। ट्रम्प साहब के आने के बाद 4 वीजे तो लग चुके हैं। इससे एक बात समझनी जरूरी है, जी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लगेगा नहीं लगेगा, प्रॉब्लम ये है कि आप सही रास्ते से जेन्युइन तरीके से जाके अपना क्लेम कर लो। ये लोग तैयार बैठे हैं देने के लिए। जी इनको अगर गलत पट्टी पढ़ाई तो हमने पढ़ाई, लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट लगाए, नकली फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के वहां भेजे, तो इनको समझ आई कि ये गलत डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं भाई, सख्त हो जाओ। जी गलत डॉक्यूमेंट लगा के तो कोई भारत का वीजा लेके दिखाए। बिल्कुल जी अमेरिका से हम आते हैं तो हम भी इंडिया का वीजा लेके आते हैं। जी कोई उन पे गलत डॉक्यूमेंट लगा के भारत का वीजा ले, हमें कैसा लगेगा? हमें भी नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी कोई वहां पे आके गलत डॉक्यूमेंट के जरिए घुस जाए और वहां पे आके कोई वारदात को अंजाम दे दे, ये तो कोई भी देश नहीं चाहेगा। इसलिए मैं कह अच्छा रहा डॉक्टर साहब, हूँ। जो जी 4 वीजे बताए आपने, 4 वीजे लगे ट्रम्प साहब के आने के बाद, जी, वो अपने एरिया के हैं? वो है, एक अपने सोनीपत का है। वो तो आज का ही है जी, सोनीपत वाला तो। जी, आज का ये सोनीपत वाला है, और ये 3 चंडीगढ़ के हैं। जी जी, और चंडीगढ़ के भी क्या हिमाचल के हैं, जी लेकिन रहते चंडीगढ़ में हैं, और साधारण परिवार है, बिल्कुल साधारण। ऐसा नहीं कि वे चंडीगढ़ में रहने वाले तो कोई करोड़पति व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, ऐसा नहीं है। जी साधारण परिवार, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, कह लो आप। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये भी सुना था कि 70% भारतीय लोगों ने जो अमेरिका में काम छोड़ दिया, जो रेड लग रही है। ये बात गलत है, इसमें सच्चाई नहीं है। 70% फार्म वर्कर्स थे जी जिस दिन रेड पड़ी थी, और ये बात मैंने सबसे पहले बताई थी। शायद मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा कहीं, जी या वहां से निकाली होगी कोई बात। जी 70% लोग अगले दिन काम पे नहीं गए थे, जो फार्म वर्कर्स थे। जी संतरे की तुड़ाई चल रही है खेतों में, सब्जियों की तुड़ाइयां चल रही हैं, जी तो उसमें काम करने वाले जो लोग थे वो 70% घट गए। अगले ही दिन काम पे नहीं गए लोग, डरते हुए। और स्कूलों में भी माहौल ये था कि बच्चे डर रहे थे कि कहीं घर जाएं और पेरेंट्स वहां मिले ही ना। लेकिन ये मेन जो बड़ी तादाद है ना, अब आप ये देखो ना, कितने सदियों से ये काम चल रहा है। जी हजारों, मतलब लाखों लोग आए। पहले तो ये पंजाब के लोग ही जाते थे, हम तो 2015 से पहले तो हरियाणा व्यक्ति तो गया ही नहीं। जी मेन तो हमारा जो हरियाणा व्यक्ति शुरू हुआ है तो 2015 के बाद शुरू हुआ है। जी बिल्कुल। और
17, 18, 19 के बाद तो बिल्कुल ही लाइन लग गई, रफ्तार तेज होगी बहुत। जी इससे पहले तो हमारा तो व्यक्ति जाता नहीं था, जबकि पंजाब हमारे बिल्कुल लगता एरिया है। पंजाब के लोग तो 1914 में जाना शुरू हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जाना शुरू हुए। जी और हम आज जाके, इसलिए हम कहते थे पंजाब तो हमारे से भाई 50 साल आगे है, क्योंकि ये तो भाई इनके लोग विदेशों में बैठे, हम कभी गए ही नहीं। तो ये जब चीजें हैं कि अब हमारा व्यक्ति जब जा ही रहा है, तो उनको मैं कहूंगा कि भाई सही रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग वीजा मना नहीं करते, लेकिन शर्त एक ही है इनकी, सच्ची बात बता दो, सही रास्ते से आ जाओ, वेलकम करेंगे हम आपका। तो ये जो 70% वाली बात थी ना, ये वही थी। और उन खेतों में तो हमारे 70% लोग काम भी नहीं करते, हमारे तो 72%, 72% लोग भारतीय आईटी कंपनियों में, मैनेजमेंट में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये 72% लोग हमारे काम कर रहे हैं इन कंपनियों में, और 12% चाइनीज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था। और जिनके पास वर्क परमिट है उनकी तो वैसे चांदी होने वाली है, लेबर घट जाएगी तो काम वालों की जरूरत पड़ेगी। और जिनके आ रहे हैं वर्क परमिट या जिनका आने वाला है, अब तक हालात ये थी कि जी वर्क परमिट भी आ गया जी, नौकरी नहीं मिल रही जी, कहीं जॉब दिलवाओ जी, बहुत फोन आते थे कि भाई नए हैं जी, हमें यहाँ कोई जानता नहीं, तो कोई कोशिश कर दो। और हम कोशिश करते भी थे, बहुत लोगों की लगवाई भी। लेकिन अब किसी को फोन करते थे ना कि भाई कोई है क्या यार जॉब, ये कोई भाई आया हुआ है, वो आगे समय कहता डॉक्टर साहब ये देख लो जी, 50 लोग नंबर दे के गए हुए हैं अपना। अब जब वो निकल जाएंगे ना, दूसरे जो नौकरियों में थे लेकिन उनके पास काम की परमिशन नहीं थी, डिपोर्टेशन लगी हुई थी, मैं वही कह रहा हूं, हमारा फोकस सिर्फ 18,000 पे है, इनका फोकस 14 लाख पे है। तो बस 14 लाख लोग अगर निकल गए तो खाली खाली सा लगेगा, और खाली लगेगा तो जॉब की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कीमत बढ़ेगी, उनको पैसे ज्यादा मिलने लगेंगे। तो ऐसा कुछ होने की संभावना है।